दोस्तों आज पेश है नाग कन्या का प्रतिशोध। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक आंख वाले राजा में आपने पढ़ा और आगे की कहानी शुरू करते हैं। प्रभाकर को सर्पों के देश में रहते हुए कई दिन बीत गए। अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। एक दिन वसंतता से बोला, वसंतता, मुझे नागलोक में आए कई दिन बीत गए, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। अब मुझे पृथ्वी पर वापस जाना चाहिए। मेरे परिवार वाले मेरी राह देख रहे होंगे। ऐसा न कहो प्रिय, कुछ दिन और रुक जाओ। नहीं वसंतता, अब मेरा यहाँ किसी प्रयोजन में रुकना ठीक नहीं होगा, मुझे विदा दो। प्रभाकर की बात सुनकर वसंतता सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद प्रभाकर से बोली, अब आप जाना ही चाहते तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, पर हमारे राजज्योतिषी की विद्या के अनुकूल आप मेरे होने वाले पति हैं, आप से ही मेरा विवाह होगा। क्या आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? वसंतता, जहाँ तक मुझसे विवाह करने का प्रश्न है उसमें लिए मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे प्रति अनुराग का अनुभव करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी अपने विवाह करने के लिए तैयार हूँ और विवाह के बाद मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, पृथ्वी पर वापस लूँगा। अब तुम सोच लो, विवाह के बाद पति का अनुकरण करना पत्नी का मुख्य कर्तव्य होता है। अतः मैं भी आपके साथ पृथ्वी पर जाऊंगी, आपके साथ रहूंगी। तब ठीक है, तुम अपने राज ज्योतिषी को बुलाकर सिद्धि विवाह मुहूर्त निकालो। मैं सिद्धि तुमसे विवाह करके पृथ्वी पर जाना चाहता हूँ। दूसरे दिन राजकुमारी वसंतता राज ज्योतिषी को राजमहल में बुलाया। राज ज्योतिषी हमारे और प्रभाकर के विवाह की शुभ मुहूर्त निकाली। अच्छा राजकुमारी जी। पोथी पत्रा देखने के पश्चात राज ज्योतिषी बोला, राजकुमारी जी, आज से 3 दिन पश्चात मुहूर्त में विवाह शुभ है। पर क्या राज ज्योतिषी जी? राज ज्योतिषी ने चाहते हुए भी बताया, राजकुमारी जी, विवाह के पश्चात आप पर बहुत कष्ट आएंगे। विवाह के बाद आप अपने पति से बिछड़ भी जाएं। आपके पति से बिछड़ना भी आपके भाग्य में लिखा है। राज ज्योतिषी जी, अगर मेरे भाग्य में मेरे पति से बिछड़ना लिखा तो मैं अपना भाग्य बदल कर रख दूंगी। मैं कायर नहीं हूँ जो डर जाऊँ। जो भी होगा देखा जाएगा। मैं अभी महामंत्री से विवाह की तैयारियों का निर्देश देती हूँ। और 3 दिन पश्चात शुभ बेला के अवसर पर राजकुमारी वसंतता का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के संपन्न होने के बाद प्रभाकर वसंतता के साथ अपने भाई के पास पहुंचा। अब हमें अपने भाई के पास पहुंची। अब हमें पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दें महाराज। ठीक है, आप कल पृथ्वी पर जाने का प्रस्थान करेंगे। इधर वसंतता वार्तालाप हो रहा था। उधर चमेली भटियारिन कुएं के कई दिन तक निराश लौटने के कारण कुएं के किनारे खड़ी सोच रही थी, अब मुझे वसंतता को पृथ्वी पर बुलाने के लिए जाल बिछाना होगा। यह सोचकर वह अपने घोड़े से दूर झाड़ियों में छिपा दिया और एक शिला में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। हाय, अब मेरा क्या होगा? मैं दुख यारिन को कौन सुनेगा? आए, मैं क्या करूं? बू। और कुएं के नीचे सरपनगरी के उद्यान में प्रभाकर वसंतता चमेली भटियारन के विलाप सुनाई दिया। बू, हाय हाय, इस मधुर बेला में यह विलाप कौन कर रहा है? लगता है कुएं के किनारे बैठकर कोई स्त्री रो रही है। वसंतता, तुम ऊपर जाकर देख कर आओ कि वह स्त्री क्यों दुखी है। ठीक है, आप कहें तो मैं जाकर देखती हूँ। पति को उद्यान में छोड़ वसंतता कुएं के किनारे पहुंची। बू, क्या बात है माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या दुख है तुम्हें? बेटी, मुझे बदनसीब के भाग्य में रोना लिखा है। भगवान इतने दुख किसी को न दे। हाय बू। माँ, चुप हो जाओ और मुझे अपना दुख बताओ। बेटी, किस मुंह से मैं अपने करुण गाथा सुनाऊं? वसंतता की जोर देने पर दुर्त चमेली रोते रोते झूठी कहानी सुनाई। कल मेरी बेटी इकलौती बेटी रमा का विवाह है। पता नहीं मेरे होने वाले दामाद को क्या सूझी उसे आज सुबह आदमी के द्वारा मेरे पास बुरी खबर भिजवाई कि सर्परोध
सर्पलोक की राजकुमारी वासुंतता के गहने ही रमा को ससुराल से विदा होनी चाहिए। मैं स्वयं उसके लिए वासुंतता की मणि की अंगूठी होनी चाहिए, वरना मैं उसके विवाह नहीं करूँगा। तुम बताओ मेरी बेटी, मैं राजकुमारी वासुंतता को कहाँ ढूंढूं? अतः मैंने यही फैसला किया, मैं इस कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। अपनी बेटी के दुख मुझसे नहीं देखा जा रहा। यह आप क्या कह रही हैं माँ? मेरी बेटी रमा भी इसी बात से दुखी है। वह भी मेरे साथ साथ आत्महत्या करने आई है और उधर झाड़ियों के पीछे अपनी बूटी के समस्त पर आंसू बहा रही है। ओह! वृद्धा दुख वृद्धा की दुख भरी कहानी सुनकर वासुदेवता के हृदय में द्रवित हो उठा। माँ, तुम्हारा दुख देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है, लेकिन तुम दुखी न हो, मैं तुम्हें दुख से छुटकारा दिलाऊंगी। लेकिन तुम हमारी क्या सहायता कर सकती हो? माँ, तुम्हारे दामाद को जिस वासुदेवता के गहने वह मणि मांगी है, वह मैं वासुदेवता हूँ। अगर मेरे गहने और तुम्हारी पुत्री रमा की जिंदगी संवर सकती है तो मुझे खुशी होगी। क्या सच कह रही हो वासुदेवता हो? हाँ, मैं सर्वलोक की राजकुमारी, मैं अभी अपने सारे गहने उतार कर देती हूँ, तब अपनी पुत्री को विवाह ठाठ से करना। बेटी बेटी, तब तो मेरी सारी चिंता मिट जाएंगी। और वासुदेवता से एक एक करके अपने सारे गहने और उतार कर चमेली भटियारन को दे दिए। जब सारे गहने चमेली भटियारन ने ले लिए तो वासुदेवता बोली, बेटी, बस तुम्हारी मणि और आवश्यकता है, वह भी दे दो। माँ, मणि के बिना मैं वापस सर्वलोक नहीं जा सकती। हाँ, मैं सर्वलोक जाकर तुम्हें दूसरी मणि ला दूंगी, वह मणि तुम अपने दामाद को दे देना। ठीक है बेटी, तुम दूसरी मणि ला कर दे देना। जरा अपनी मणि दिखाओ तो सही, मैं देखूं असली मणि कैसी दिखती है। ठहरो, अभी दिखाती हूँ। वासुदेवता ने अपने मुंह से मणि निकालकर चमेली भटियारन को दे दी। वाह, कितनी अद्भुत मणि है! मणि को पास लाकर भटियारिन आंखों में चमक आ गई। अब वासुदेवता पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है। इसकी मणि मेरे पास आ गई है। बिना मणि यह पानी में नहीं कूद सकती। अब मैं इसे किसी तरह झाड़ियों के पास भेजना होगा। वह सोचकर वासुदेवता से बोली, बेटी, तुम एक एहसान और मुझ पर कर दे, एक एहसान और कर दो। झाड़ियों में मेरी बेटी रमा बैठी है, उसे समझा बुझा कर यहाँ ले आओ। उसे बता दो उसने आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ, अभी रमा के पास जाती हूँ। इतना कहकर वासुदेवता झाड़ियों की ओर चल दी। चमेली भटियारी ने दबे पांव पीछे चल दी और वासुदेवता को नहीं मालूम था कि चमेली भटियारन उसके पीछे पीछे आ रही है। चमेली ने मजबूत रस्सी से अपने कपड़े के भीतर छुपा रखी थी। वासुदेवता जब झाड़ियों से सम्मुख पहुंची, चमेली ने लपक कर उसके हाथ पीछे रस्सी में कसकर बांध दिए। माँ, तुम यह क्या किया? अपनी पुत्री रमा को समझाने जा रही थी और तुमने मेरे हाथ बांध दिए। मेरी भोली बेटी, न तो मेरी कोई बेटी रमा है, न ही उसकी शादी है। तब तुम कौन हो और तुमने यह नाटक क्यों किया? मैं यह सब राजा चक्रम सिंह के निर्देश पे किया। वह तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता है। कौन चक्रम सिंह? मैं तो किसी चक्रम सिंह को नहीं जानती। शायद तुम्हें याद नहीं हो, काफी दिन पहले एक घुड़सवार कुएं किनारे मिला था, वही घुड़सवार राजा चक्रम सिंह था। ओह, वह काना घुड़सवार राजा चक्रम सिंह था? हाँ, वही चक्रम सिंह था और तुम उसी की पत्नी बनोगी। माँ, मैंने विवाहिता हूँ, मुझ पर दया करो, मेरी मणि वापस दे दो, मुझे छोड़ दो। वाह भला, ऐसा कैसे हो सकता है? जाल में आई मछली को कैसे छोड़ा जा सकता है? माँ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, मुझे छोड़ दो। ऐसा नहीं हरगिज हो सकता। अगर तुम्हें छोड़ दूंगी तो राजा चक्रम सिंह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। मैं ऐसे में मृत्यु नहीं गले लगाना चाहती। वासुदेवता समझ गई कि धूर्त चमेली यातना करना व्यर्थ है। वह क्रोध में फुसफुसाई, बोली, मेरी मणि छीन कर तुमने मेरे हाथ पर काट दिए, वरना मैं मजा चखा देती। याद रखे, एक दिन मुझसे तुमने मुझे काने राजा से मैं इस बात का प्रतिशोध लूंगी। हाँ, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी। वासुदेवता, फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद चमेली भटियारी ने वासुदेवता को घोड़े पर बैठाया और चक्रम सिंह के पास ले चली। हाँ, मैं राजा चक्रम सिंह के मुंह मांगा पुरस्कार प्राप्त करूंगी। और चक्रम सिंह चक्रपुर में पहुंचकर
वे उसने वासुदेवता को राजा चक्रम सिंह के सामने पेश किया। लीजिए महाराज, वासुदेवता को लेकर बंदी हाजिर है। वाह चमेली, तुमने तो असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। हमें तुम्हें बहुत प्रसन्न है। मांगो, क्या मांगती हो? राजन, मेरी सराय पुरानी हो गई है, मेरे लिए एक नई सराय खरीद दीजिए। ठीक है, जल्दी तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सराय खरीद देंगे, अब तुम जाओ। और राजा की आज्ञा पाकर चमेली भटियारन वहाँ से चली गई। और चक्रम सिंह ने आगे वासुदेवता के हाथ खोले और अट्टहास करते हुए बोला, हाँ हाँ खूबसूरत भला, अब तू हमें देखकर कुएं में कूद गई थी, कहाँ जाएगी? हम उस दिन अपने अपमान का बदला आज लेंगे। चक्रम सिंह का कथन सुनकर वासुदेवता तेजी सोचने लगी, इस दुराचारी से छल से काम लेना होगा, तभी इसके चुंगल से निकल सकती हूँ। अब मुझे प्रभाकर और तीनों भाइयों के कैद से निकाल सकते हैं, अतः मुझे उन्हें यहाँ बुलाना होगा। मन ही मन कुछ योजना बनाकर प्रसन्नता होगी चक्रम सिंह से बोली, राजन, अब आपकी कैद में हूँ, आप मुझे जो भी कहेंगे आपकी करने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो, तुम्हें अपनी महारानी बनाना चाहते हैं, बोलो क्या हमारी पत्नी बनना स्वीकार है? राजन, मुझे आपकी महारानी बनने से कोई इनकार नहीं। मुझसे ब्याह करके आपको 1 महीने तक रुकना पड़ेगा, 1 महीने बाद मैं खुशी खुशी ब्याह कर लूँगी। यह 1 महीने रुकने का क्या चक्कर है, मुझे साफ साफ बताओ। तब वासुदेवता ने रुआसी सूरत बनाकर चक्रम सिंह से बोली, राजन, कुछ समय पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई है। हमारी जाति में अगर कोई मर जाता है तो 1 माह तक खुशी मनाने का कोई कार्य नहीं किया जाता, इसलिए 1 माह तक कोई खुशी का कार्य नहीं करना चाहती। ओह, यह बात है, ठीक है, तुम उदास न हो, 1 माह तक रुकने के लिए तैयार हूँ। राजन, मैं आपसे एक विनती और करना चाहती हूँ। कहो वासुदेवता, कहो, निसंकोच होकर कहो, आज हम बहुत खुश हैं। राजन, 1 माह तक लगातार अपने हाथों से भूखे लोगों को भोजन कराना चाहती हूँ। ऐसा करने से मेरे मृत पिता की आत्मा को शांति मिलेगी, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। तुम 1 माह तक भूखे लोगों को खाना खिला सकती हो, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम भूखे को खाना परोसते अपने चेहरे पर घूंघट रखोगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है राजन। वासुदेवता, तुम जाकर आराम करो, हम तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करते हैं। अतिथि गृह में पहुंचकर वासुदेवता शयन कक्ष में लौट सोचने लगी, इस मूर्ख राजा को क्या पता, भूखों को भोजन कराने के बहाने अपनी मुक्ति का उपाय सोचती रही हूँ। और इस प्रकार अपने घर, जब प्रभाकर अपने घर नहीं जाएगा और उसके तीनों भाई ढूंढते हुए कुएं पर जरूर आएंगे, तब भूखे और व्याकुल होकर तीनों चक्रमपुर ही आएंगे, क्योंकि कुएं के पास चक्रमपुर राज्य ही पड़ता है। और दूसरे दिन वासुदेवता भूखे प्यासे को भोजन खिलाना आरंभ कर दिया। इधर चमेली भटियारन के लिए राजा चक्रम ने एक नई खूबसूरत सराय खरीद दी। मेरे दिन कैसे फिरे, सबके फिरे। उधर सर्पलोक में प्रभाकर युवराज वासुदेवता को वापस न लौटते परेशान थे। जीजाजी, आज 2 दिन हो गए हैं, बहन वासुदेवता लौट कर नहीं आई, लगता है वासुदेवता किसी मुसीबत में फंस गई है। जीजाजी, आपसे विनती है कि बहन वासुदेवता को वापस न आए तब तक आप मुझे अकेला छोड़कर पृथ्वी पर न जाएं। ठीक है युवराज, मैं वासुदेवता के लौटने का यही इंतजार करूंगा। इधर मखमलपुर में, बेटा, आज कितने दिन हो गए, तुम्हारा बड़ा भाई प्रभाकर अभी तक सर्पलोक से वापस नहीं लौटा। न जाने क्यों मेरा दिल आकांक्षा से बुरी तरह कांपा जा रहा है। आप ठीक कहते पिताजी, प्रभाकर भैया को तो अब तक वापस आ जाना चाहिए था। मेरे बच्चों, तुम तीनों सर्पों के कुएं की तरफ जाओ और अपने भाई की खोज खबर लो। ठीक है पिताजी, हम इसी समय कुएं की ओर रवाना होते हैं। और पिता से आज्ञा पाकर तीनों भाई सर्प कुएं की तरफ बढ़ गए। तीनों भाई के चलते चलते महात्मा हरिहर की कुटिया में पहुँचे। बाबा, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जीते रहो बच्चों, कैसे आना हुआ? बाबा, प्रभाकर भैया सर्पलोक से वापस नहीं लौटे। पिताजी को हम तीनों को खोजने लाने के लिए कहा है। क्या कहा? प्रभाकर अभी तक वापस नहीं लौटा, यह तो वास्तव में चिंता का विषय है। कुछ सोचकर महात्मा हरिहर बोले, बच्चों,
यहाँ रुक कर तुम समय नष्ट मत करो, जाओ कुएं में जाकर अपने प्रभाकर भाई की खोज करो, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है, जैसी आपकी आज्ञा बाबा। और तीनों भाई महात्मा से हरिहर से विदा लेकर आगे चल पड़े। बहुत समय तक जंगल में चलते रहने के पश्चात सर्प कुएं के पास पहुँचे। हमें मेरे विचार से बड़े भैया की आवाज़ लगानी चाहिए, हो सकता है हमारी आवाज़ उनके कानों में पहुँच जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। प्रभाकर भैया काफ़ी, लेकिन जब आवाज़ देने के बाद कोई अनुकूल परिणाम नहीं निकला तो तीनों शिला पर बैठकर प्रभाकर को बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी प्रकार बैठे बैठे उन्हें 2 दिन व्यतीत हो गए। तीनों भाइयों को भूख व्याकुल होने लगी। अब मुझे भूखा नहीं रहा जाता, कुछ खाना का प्रबंध करो। गुणाकर, भूख तो हमें भी सता रही है, इस जंगल में खाने का भला कहाँ मिलेगा। गुणाकर की दशा देखकर दिवाकर सोच में बोला, ऐसा करते हैं, जंगल के आसपास कोई नगर होगा, वहाँ चलकर भोजन कर लाते हैं। तुमने यह ठीक कहा भैया, जल्दी ही, भूख की वजह से मेरा तो दम निकला जा रहा है। तीनों भाई शिला से उतरकर खाने की खोज में चल पड़े और चलते चलते जंगल पार एक राज्य में पहुँचे। क्यों ना भाई, यहाँ कौन सा नगर है? यह चक्रमपुर है। क्यों भाई, हम ये खाने के लिए भोजन कहाँ मिलेगा? हम परदेसी हैं और भूखे भी हैं। यदि तुम तीनों भूखे प्यासे हो तो सीधे राजमहल में चले जाओ, वहाँ पर एक माह के लिए भूखे प्यासे लोगों के लिए समावर्त चल रहा है। वहाँ तुम लोगों को बिना पैसे दिए उत्तम खाना मिलेगा। यह तुमने बहुत अच्छी बात बताई है भाई, जाकर भोजन करते हैं, चलो भाई। तीनों भाई चक्रम के महल की जा पहुँचे। भूख प्यासे लोगों को बहुत ही पतले लगी थी। तीनों भाइयों ने एक एक पत्थर पर जा बैठे। शायद यहाँ कोई राजा धर्मात्मा प्रवृत्ति का है, ऐसा ही लगता है। इधर वसंतता भूखे प्यासों को भोजन परोस रही थी। आज 10 दिन बीत गए, लेकिन प्रभाकर के तीनों भाई कहीं पता नहीं है। फिर तीनों यहाँ नहीं आए तो क्या होगा? क्या विवाहित होते हुए भी मैं राजा की रानी बनना पड़ेगा? इस प्रकार सोचती सोचती खाना परोसती वसंतता सुधाकर गुणाकर के पास पहुंची। उन तीनों को खाना परोस दिया, आगे बढ़ गई। तभी, सुनिए, हमें एक व्यक्ति का भोजन और चाहिए। दिवाकर की बात सुनकर वसंतता पलटकर उनकी ओर देखा। लेकिन तुम तीनों मित्र को खाना परोस दिया है, फिर तुम्हें किसके लिए भोजन चाहिए? बात यह है देवी, हम 4 भाई हैं, चौथा भाई इस समय हमारे साथ नहीं है, उसी के लिए खाना मांग रहे हैं। ऐसा करके हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। दिवाकर की बात सुनकर वसंतता चौंक कर थोड़ा घूंघट उठाकर तीनों भाइयों को देखा। अरे, ये तो प्रभाकर की तीनों भाई हैं। भूखे को भोजन खिलाने का मेरा प्रयोजन सफल हुआ। वसंतता ने एक व्यक्ति का खाना और परोस दिया, चुपचाप आगे बढ़ गई। तीनों भाई जब खाना खा चुके तो एक दासी उनके पास आई। तुम तीनों को मेरे साथ महल में अंदर चलना है, लेकिन क्यों? तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर भीतर मिलेगा, आओ मेरे साथ। हैरान तीनों भाई दासी के साथ भीतर चले गए। तभी दासी उन्हें लेकर वसंतता के पास आई। फिर वासवदत्ता उससे कहने पर कहाँ से चली गई। अरे, यह क्या स्त्री जिसने हमें खाना खिलाया था, पता नहीं इसने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। वासुदत्ता ने दीवान पर बैठने का इशारा किया। चंकित भाई दीवान पर बैठ गए। तब वासुदत्ता ने अपने चेहरे से घूंघट पलटा। वासुदत्ता को देखकर तीनों भाई आश्चर्य से, राजकुमारी वासुदत्ता, आप यहाँ? भाभी? तीनों आश्चर्य से पड़े। वसंतता की आंखों में आंसू आ गए और सिसकते हुए बोली, हाँ, मैं वसंतता ही हूँ। पापी राजा चक्रम की कैद में उससे जबर विवाह करना चाहते हैं, जबकि तुम्हारे भैया प्रभाकर से मेरा विवाह हो चुका है। लेकिन भाभी, आप यहाँ राजा की कैद में कैसे आई? वसंतता ने सारी बात अंत में बोली, सारी मुसीबत की जड़ चमेली भटियारिन है। उसने धूर्तावश चाल में आ गई और मेरी मणि छीन ली। अगर मेरी मणि मुझे वापस मिल जाए तो मैं इस काने राजा और चमेली भटियारिन को मजाक सिखा सकती हूँ। भाभी, आप फिक्र न कीजिए, हम चमेली भटियारिन से आपकी मणि लेकर रहेंगे।
राजा चक्रम सिंह से मैंने 1 माह का समय मांगा है, उसमें से 10 दिन बीत गए हैं। 20 दिन के अंदर अंदर मेरी मणि वापस न मिली तो चक्रम से जबरन मुझसे ब्याह कर लेगा। नहीं भाभी, हम ऐसा नहीं कदापि होने देंगे। अच्छा भाभी, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम चलते हैं। सिर दी तुम्हारी मणि लेकर वापस लौटेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम तीनों के साथ है। भगवान तुम्हें इस कार्य में सफलता प्रदान करे। वासुदेवता से विदा लेकर तीनों भाई महल से बाहर निकल गए। बाहर आकर दिवाकर ने पास गुजरते आदमी से पूछा, कहो क्यों भाई? भैया, चमेली भटियारिन की सराय कहाँ है? हमें उसकी सराय में ठहरना है। हाँ भाई, अब जो भी परदेसी आता है चमेली भटियारिन की सराय में ठहरता है, दूसरी सराय तो खाली पड़ी रहती हैं। क्यों भाई, चमेली भटियारिन की सराय में ऐसी क्या विशेषता है? बस पूछो मत भाई। आज से 15 बरस पहले चमेली भटियारिन का इकलौता बेटा चरण सिंह मेले में गुम हो गया था। तब से चमेली चिड़चिड़ी सी हो गई। उसने लोगों को बनते कामों को बिगाड़ना शुरू कर दिए थे। पर न जाने चमेली भटियारिन ने राजा चक्रम सिंह पर क्या दया आई, उसने उसके लिए नई खूबसूरत सराय खरीद दी। अब सभी मुसाफिर उसी में सराय में रहते हैं। हम जानते हैं कि वह मक्कार राजा चमेली भटियारिन ने क्यों सराय खरीद के दी है। अब हमें उसी सराय में ठहरेंगे। सुनो, चमेली भटियारिन बहुत चालाक और दुष्ट है। अगर तुम लोगों में किसी प्रकार सराय में ठहरना है तो उसे जरा बच कर रहना होगा। ठीक है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर दिवाकर और चमेली भटियारिन के खोए लड़के चरण सिंह के बारे में उस आदमी से काफ़ी पूछताछ की और चरण सिंह ने उसे बारे में काफ़ी बात जान लिया। वह आदमी चमेली भटियारिन की सराय का पता बताकर चला गया और दिवाकर प्रसन्न होकर अपने भाइयों से बोला, हमारा काम आसान हो गया है। चमेली भटियारिन का खोया बेटा चरण सिंह बनकर उसके पास जाऊंगा और उसी समय देखकर उसके पास से मणि चुरा कर ले आऊँगा। तुमने ठीक सोचा है भैया। ऐसा करके हम उस धूर्त बुढ़िया से मणि प्राप्त कर सकते हैं। तीनों भाइयों ने पूछते पूछते चमेली भटियारिन की सराय में पहुंचे। तुम दोनों यहीं सराय के बाहर रुको, मैं चमेली भटियारिन के पास जाकर उचित समय देखकर तुम्हें सराय में ले आऊँगा। ठीक है भैया, लेकिन तुम सावधान रहना। और सुधाकर और गुणाकर सराय के बाहर रुक गए। दिवाकर सराय में चला गया। सराय में घुसते ही एक चबूतरे में बूढ़ी स्त्री दिखाई दी। जरूर यही चमेली भटियारिन होगी। अगले ही पल, माँ, मेरी बिछड़ी हुई माँ आज मुझे मिल गई। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। आश्चर्य में डूबी चमेली भटियारिन अपनी छोटी छोटी आंखों से घूर कर देखा। फिर घुड़कती हुई आवाज़ में उससे बोली, कौन है तू? रे, क्यों मेरे पाँव पकड़ रहा है? यह सब क्या हो रहा है? क्या बक रहा है? माँ, मैं तुम्हारा खोया बेटा चरण सिंह हूँ, जो आज से 15 बरस पहले मेले में बिछड़ गया था। उसकी आवाज़ सुनकर चमेली हैरत से देखा और कपकपाती आवाज़ में बोली, तेरे पास तब तो तेरे पास इस बात का क्या सबूत है कि तू मेरा बेटा चरण सिंह है? उसकी बात सुनकर दिवाकर हंसता हुआ बोला, माँ, जब मैं 4 वर्ष का था तो मैंने एक गधे की पूंछ में एक दिन चारपाई बांध दी थी। राधा घबरा कर हमारी सराय में घुस गया। गधा घबरा कर जब तुमने मुझे दंड देकर 3 दिन तक खाना नहीं दिया। याद आया रे, सब कुछ याद आया। सचमुच तू मेरा खोया बेटा चरण सिंह है। उठ जा मेरे कलेजे से लग जा। तेरी याद में रो रो कर अंधी हो गई थी। दिवाकर उठा और चमेली भटियारिन के सीने से लगा और झूठ के आंसू बहाता हुआ बोला, माँ, तुझसे बिछुड़कर एक कबीले वालों के हाथ पड़ गया था। उस कबीले के 2 लड़के भी मेरे साथ हैं। उन दोनों सराय बाहर खड़े हैं। अगर तू कहो तो उन्हें भीतर ले आऊँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, जाओ उन्हें भी ले आओ। और मन ही मन अपनी योजना पर प्रसन्न होता हुआ दिवाकर सराय के बाहर गया और बाहर खड़े अपने भाइयों से बोला, बन गया काम। चमेली भटियारिन सचमुच अपने खोया बेटा मान बैठी है। चलो तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। और दिवाकर दोनों भाइयों के साथ सराय में ले आया। चमेली भटियारिन ने उसे अपने कमरे में ले गई और प्रेम से भोजन कराया। खाओ मेरे बच्चे हो, खूब पेट भर कर खाओ। मेरे यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं।
इस प्रकार चमेली भटियारन की सराय में रहते 5 दिन बीत गए। एक दिन चमेली भटियारन दिवाकर से बोली, बेटा चरण सिंह, मैं राजा चक्रम सिंह के पास जा रही हूँ, तू जरा सराय की देखभाल करना और शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। माँ निश्चिंत होकर जाओ, मैं सब कुछ संभालूंगा, आखिर तुम्हारा बेटा हूँ, ऐसा एरा गहरा नहीं। उसके जाते ही तीनों भाइयों संदूक टटोल डाली। आखिर संदूक में उन्हें मणि मिल ही गई। अब हमें इस मणि को लेकर जल्द ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं हमारे इस तरह भागते हैं बुढ़िया को शक हो जाएगा और हमारे पीछे वापस आने पर वह शक हो जाएगा। उसके वापस आने पर ही उससे कहकर हम यहाँ से जाएंगे, मेरी भी यही राय है। और उधर चमेली भटियारन चक्रम सिंह के पास पहुंचे। हजूर हजूर, सुनहरी नागिन वासंतता का क्या हाल है? उसने मुझसे 1 माह का समय मांगा है, आज 15 दिन बीत गए हैं, 1 माह पूरा होते ही मुझसे विवाह कर लूँगा। चमेली चापलूसी भरी आवाज़ में राजा चक्रम सिंह से बोली, हजूर विवाह की रस्म पर मुझे भूलना जाना नहीं। चमेली, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारे प्रयास से ही सुंदरी पत्नी मिल रही है, हम तुम्हें विवाह के अवसर पर उचित पुरस्कार देंगे। चमेली भटियारन राजा से आज्ञा लेकर वापस लौट गई। भटियारन के जाने के बाद राजा चक्रम सिंह वसंतता के कक्ष में पहुंचा। वसंतता, तुमने 1 माह का समय मांगा था, 1 माह का समय पूरा होने में 15 दिन बाकी है, क्या तुम्हें अपना वचन याद है? हाँ राजन, अपना वचन याद है, 1 माह बीते ही आपसे विवाह कर लूँगी। आपको दिया वचन कब मैं झूठा नहीं होने दूंगी। यह विवाह मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। मन ही मन प्रसन्न होकर राजा चक्रम सिंह वहाँ से चला गया। और जब चमेली भटियारन अपनी सराय में पहुंची, माँ मुझे चक्रमपुर आए कई दिन बीत गए हैं, मैं कहीं घूमने नहीं गया, यदि तुम आज्ञा दो तो अपने दोनों दोस्तों के साथ चक्रमपुर राज्य घुमाऊं। यह भी कोई पूछने की बात है? जाओ बेटा, तुम दोनों साथी के साथ सारा नगर घुमाओ। और चमेली भटियारन से आज्ञा मिलते ही दिवाकर अपने दोनों भाइयों के साथ सराय से निकला। अब आएगा मजा। भाभी को उसकी मणि मिलते ही राजा चक्रम सिंह और मक्कार भटियारन को अपने किए की सजा मिलेगी। ठीक कहते हो, लेकिन तुम दोनों चाल जरा तेजी दिखाओ, हमें जल्दी से महल पहुंचना है। तीनों महल में पहुंचकर स्थान पर पहुंचे जहां वासुदेवता भूखे को भोजन खिला रही थी। जब सबको भोजन करा चुकी दिवाकर के पास पहुंचा। भाभी, हम चमेली भटियारन के चुंगल से तुम्हारी मणि वापस ले आए हैं। दिवाकर, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा गड़बड़ हो जाएगी, कहकर वासुदेवता ने चुपचाप दिवाकर से मणि ले ली। फिर तीनों भाइयों को अपने कक्ष में लेकर बोली, थोड़ी देर में राजा चक्रम सिंह यहाँ आएगा, तब तुम तीनों पर्दे के पीछे छुप जाना। ठीक है भाभी। कुछ ही देर समय बाद राजा चक्रम सिंह खुश होता हुआ वहां आया। तीनों भाई पर्दे के पीछे छिप गए। कहो वासुदेवता, क्या हाल चाल है? याद है 1 माह पूरा होने में 1 दिन और कम हो गया, लेकिन राजन अब आपकी ज़िंदगी के तो सारे दिन खत्म हो गए। क्या बक रही हो तुम और तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, मैं एक काने धूर्त आदमी से बात कर रही हूँ चक्रम। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि एक घायल नारी का प्रतिशोध क्या होता है। और चक्रम सिंह कुछ कहता इससे पहले ही वासुदेवता अपनी मणि अपने मुख में रख ली और मणि मुंह में रखते ही वासुदेवता नागिन बन गई। हा हा हा, अब तुम नहीं बचोगे शैतान, कर लो अपने शैतान को याद। ओह, यह तो नागिन बन गई, कहीं यह मुझसे डस न ले, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन चक्रम सिंह के भागने का उपकर किया था, नागिन बनी वासुदेवता ने उसे डस लिया। चक्रम सिंह पृथ्वी पर गिर पड़ा और जहर से तत्काल असर दिखाया और उसके प्राण पखेर उड़ गए। चक्रम सिंह के मरते ही वासुदेवता नागिन के रूप बदलकर स्त्री के रूप में आ गई। पर्दे के पीछे छिपे दिवाकर, सुधाकर, गुणाकर पर्दे के पीछे से निकलकर उनके पास पहुंचे। भाभी, इस पापी का अंत हो गया, अब यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, अब यहाँ से चमेली भटियारन के यहाँ चलना चाहिए, लेकिन मुझे उसे सबक सिखाना है।
चारों चमेली भटियारन की सराय में पहुंचे। चमेली भटियारन वासुदेवता को उनके साथ देखकर आश्चर्य से भरकर दिवाकर से बोली, बेटा चरण सिंह, यह नागिन तुम्हारे साथ कैसे? ए बूढ़ी, मेरा नाम चरण सिंह नहीं दिवाकर है। यह नागिन नहीं, मेरी भाभी वासुदेवता है। दिवाकर की बात सुनकर चमेली भटियारन के होश उठ गए। ओह, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुमने मेरा बेटा बनकर मेरी संदूक से मणि चुरा ली। लेकिन दोस्तों, मेरा नाम भी चमेली भटियारन है। मैं राजा चक्रम सिंह से तुम चारों को अवश्य सजा दिलाऊंगी। हाँ, तुम हमें क्या सजा दिलाओगी? हमने उसे यमलोक पहुंचा कर आ रहे हैं। क्या? हाँ, अब तेरी बारी है मक्कार। और इससे पहले चमेली भटियारन समलपाती वासुदेवता ने नागिन का रूप धरकर उसे डस लिया। इसके बाद वासुदेवता ने पुनः स्त्री का रूप धारण किया। याद है जब तुम मुझे छल से पकड़कर लाई थी, मैंने तुझे छोड़ने के लिए विनती की थी, पर तूने मेरी एक न सुनी। एक विवता नारी को किसी दूसरे का पत्नी बनाना चाहती थी। उसी दंड रूप तुझे आज प्राण गंवाने पड़ रहे हैं दोस्ता। वासुदेवता, मुझे माफ़ कर दे, मैं पापिन हूँ। इतना कहकर चमेली भटियारन ने दम तोड़ दिया। मृत चमेली को घृणा से ठोकर मारती हुई वासुदेवता बोली, आज मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ कभी नहीं। चलो भाभी, अब चलकर प्रभाकर भैया की खोज खबर लेते हैं। चारों कुएं के पास पहुंचे वासुदेवता से बोले, तुम यहीं ठहरो, रुको, अभी तुम्हारे भैया के साथ आती हूँ। अच्छा भाभी। और वासुदेवता कुएं में कूद गई। नीचे पहुंचकर प्रभाकर के पास पहुंची। उसे देखकर प्रभाकर चौंका। वासुदेवता, तुम यहाँ कहाँ चली गई थी? इतने दिन कहाँ रही? स्वामी, मैं एक पापी राजा की कैद में थी। फिर उसने अपने साथ सारी घटना प्रभाकर को बता दी। आपके तीनों भाई कुएं के किनारे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, चलो युवराज से विदा लिया लेते हैं। और वासुदेवता वह प्रभाकर युवराज के पास पहुंचे। भैया, मैं अपने पति के साथ इनके घर जा रही हूँ। जाओ बहन, अब अपने पति का घर तुम्हारा घर है। वो युवराज से भेंट कर दोनों कुएं के किनारे आए और प्रभाकर अपने तीनों भाइयों को देखकर प्रशंसा से लिपट गया। प्रभाकर अपने भाइयों और पत्नी के साथ अपने गांव वापस आ गया और पिता और भाइयों प्रशंसापूर्वक रहने लगे। वासुदेवता कुशलतापूर्वक उनका घर संभाल लिया। समाप्त दोस्तों।